हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 65 लेक्चर है और मैग्नेटिक्स का पार्ट 3। आज इसमें हम इरोडोप की 3.252 टू 3.255, 3.257, 3.258, 3.340, 3.341, 3.346 और 3.378 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं 3.252। आपको ना ये कॉपर रिंग दे रखी है बेटा। इसका मतलब कॉपर की प्रॉपर्टी सब आपको पता होंगी। यहाँ ध्यान रखना, ये कॉपर रिंग दे रखी है और इसमें करंट आपको दे रखी है। और इसकी रेडियस दे रखी है। और ये वाला डायमीटर भी दे रखा है। और सिंगल लेयर है, मतलब नंबर ऑफ टर्न 1 है, ध्यान रखना। और तुमसे क्या कहता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस से कोइंसाइड करता है, मतलब ये हो गया ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। अब आपसे कहता है एट व्हाट वैल्यू ऑफ इंडक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन द कॉइल वाइंडिंग बी रप्चर्ड। इसमें देखो क्या है कि अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन ये लूं, जो ज्यादातर इस टाइप की प्रॉब्लम्स में तुम करते ही होगे, ध्यान होगा। एक छोटा सा पोर्शन मान लो ए बी लेता हूं, जो सेंटर पे है। डी थीटा एंगल यहां से और डी थीटा एंगल यहां से सबटेंड कर रहा है। और तुम जानते हो कि हम ए बी इसमें फिजिक्स लगाते हैं। अब इसमें इधर को टेंशन टी आती है, इधर को टेंशन टी आती है, और ये वाले जो एंगल आते हैं ये डी थीटा और ये भी डी थीटा होते हैं। और आप जानते होंगे कि टी के जो कॉस थीटा कंपोनेंट है, कॉस डी थीटा कंपोनेंट है, वो तो कैंसिल हो जाते हैं। और टी के जो साइन डी थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं जो अंदर की तरफ आएंगे, वो इस मैग्नेटिक फील्ड से इस करंट कैरिंग वायर में जो बाहर को मैग्नेटिक फोर्स आएगा उससे बैलेंस होते हैं। बस बोलिए, अब देखो ना, इस मैग्नेटिक फील्ड से इस करंट कैरिंग वायर पे अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स बाहर को आएगा, उससे बैलेंस होंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? जो है इक्वेशन ये बनेगी 2t साइन डी थीटा इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स अगर आप देखोगे तो ये होगा आई एल बी साइन 90 डिग्री होगा। एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस पोर्शन की जो लेंथ होगी वो 2r डी थीटा आएगी। और अगर एंगल छोटा हो तो फिर ये जो साइन डी थीटा है इसको आप डी थीटा ही लिख लोगे। फाइनली अगर आप देखोगे
तो 2 डी थीटा और 2 डी थीटा कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो टेंशन निकल के आया वो आ गया आई आर बी। तो उसमें जो स्ट्रेस आएगा सिग्मा कह दे रहा हूं, वो फोर्स अपॉन एरिया आता है। इसका मतलब टेंशन अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो वो आ गया आई आर बी अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब सिंपल सी बात है, सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू, सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू फॉर कॉपर, ये तुम्हें इरोडोप के पीछे दे रखी होगी, नोन होती है। तो इसके करस्पॉन्डिंग तो बी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो बस। फाइन बी मैक्स, ये कर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक करंट कैरिंग सिंगल लेयर्ड लूप है, उसकी रेडियस कैपिटल आर दे रखी है और क्रॉस सेक्शनल डायमीटर डी दे रखा है और उसमें करंट आई दे रखी है और एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है। तो आपसे कहता है कि बी की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो कि ये कॉइल रप्चर कर जाए। तो उसके बाद की आप फिजिक्स जानते ही हो कि टी के जो अंदर वाले कंपोनेंट्स होते हैं वो मैग्नेटिक जो फोर्स लगेगा ए बी पे बाहर को, उसको बैलेंस करेंगे। आपने टेंशन निकाली और उसके बाद उस पर स्ट्रेस निकाल लिया, जो फोर्स अपॉन एरिया या टेंशन अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4 होगा। और सिग्मा की तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू पता होती है कॉपर के लिए, तो वहां से बी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें तुम्हें ना इस टाइप से ये दे रखा है बेटा, एक लूप दे रखा है और ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ध्यान रखना। आई तुम्हें दे रखी है, ये ऐसे आ रही है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, ये दिया हुआ है और ओ ओ डैश एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकती है, ये भी दे रखा है। और तुम्हें एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और कॉपर दे रखा है। इसका मतलब कॉपर की तुम्हें प्रॉपर्टीज पता होंगे सब, ये दिया हुआ है। अब तुम्हें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना, मतलब बी निकालना है। इफ ऑन पासिंग ए करंट आई इक्वल टू इतना, ये 20 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब थीटा की वैल्यू 20 डिग्री दे रखी है, ये मतलब इक्विलिब्रियम पे। कॉपर तुम्हें दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है और करंट तुम्हें दे रखी है और तुमसे कहता है इक्विलिब्रियम पे 20 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका ना 2 डायमेंशनल फिगर बना दे रहा हूँ। जैसे आप ये देखो, ये हो गया बेटा, ये वाला पॉइंट ओ और ओ डैश दोनों है। इसको एक काम और करता हूँ, ए बी, और ये वाली जो साइड होगी, ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे ना, ये वाला पॉइंट बेटा जो है, ये ए और बी दोनों है। 2 डायमेंशनल यहां से देख रहे हो आप, इस तरफ से देख रहे हो, तो इसका मतलब एक तरफ ओ और ए आ गया और दूसरी तरफ ओ डैश और बी डैश एक साथ दिख रहे हैं तुम्हें, ये हो गया। अब सुनो, इसका और इसका जो वेट आएगा वो 2 mg यहाँ पे आएगा, देखो
ये 2 mg आ गया, और इस वाले पोर्शन का केवल mg वेट इधर आएगा। अब चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क आएंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क आएंगे, आप देखो ना, इसमें और इसमें जो फोर्स लगेंगे, ये इधर को आ रहा है, ये इधर को जा रहा है, वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है, वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और वो सेंटर पे लगे होंगे। तो इन दो फोर्सेस को मैं नहीं देख रहा हूं। अब रह गया ए बी पे जो फोर्स रहा होगा, ए बी पे फोर्स इधर को रहा होगा, देखो F इक्वल टू आई एल पी। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जो है ओ ए और ओ डैश बी पे फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट रहे होंगे, तो उनके खैर टॉर्क भी जब कैंसिल हो जाएंगे। मैंने जो फोर्स दिखाया वो सिर्फ ए बी पे दिखाया है, ए बी पे फोर्स इधर को होगा। अब आप ये देखो, ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है। अब ओ डैश के अबाउट जो नेट टॉर्क होना चाहिए वो 0 आना चाहिए, ताकि ये रोटेट ना करे। क्यों? नेट टॉर्क अबाउट ओ डैश, ये 0 आना चाहिए। अब आप ये देखो, 2 mg का टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है, mg का टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है, और इधर जो ILB का टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं। 2 mg की यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको मैं R1 कह देता हूं, और mg की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मैं R2 कह देता हूं, और ILB की जो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मैं R3 कह देता हूं। इसका मतलब 2 mg इंटू R1 प्लस mg इंटू R2, ये होना चाहिए ILB इंटू R3, ये आना चाहिए। अब वैल्यू रखते जाते हैं। आप देखो, ये वाली जो लेंथ है ये L/2 है, हाँ ध्यान रखना बेटा, और ये वाला एंगल भी थीटा है। अब आपको दिख रहा होगा जो R1 है वो L/2 साइन थीटा दिख रहा होगा। इसका मतलब जो R2 होगा वो फिर L साइन थीटा हो जाएगा। और अब चलते हैं R3 कितना होगा। R3 तुम्हें दिख रहा होगा L cos थीटा दिख रहा होगा। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो मैंने M लिखा है वो एक वायर का, किसी एक वायर का मास लिखा हुआ है ना। अगर आप देखोगे तो M मैंने एक वायर का मास लिखा हुआ है। तो ये बताओ यहाँ पे जो M आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो M की वैल्यू होगी L इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो वॉल्यूम बन गया, इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर, ये आ जाएगा, मास इतना आ जाएगा। और पूरे में तुम देखोगे तो L कैंसिल हो जाएगा, अगर तुम देखोगे तो L कैंसिल हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ कॉपर तुम्हें पता होगी, हेटेरोडोक्स के पीछे भी दी होती है, वैसे मालूम होती है। तो यहाँ से आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी है वो निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से बी निकालना था, फाइंड बी के। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा सुन लो। मैंने जब 2 डायमेंशनल फिगर बनाई यहाँ से देखते हुए,
तो ओ डैश एक जगह पे आ गए और ए और बी एक जगह पे आ गए। उसके बाद ओ ए और ओ डैश बी दोनों का वेट मैंने 2 mg लिख लिया जो सेंटर पे लगा, और ए बी का वेट केवल mg लिख लिया, ये भी क्लियर होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स पे आए, ओ ए और ओ डैश बी इसमें करंट्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो मैंने इसमें फोर्स और टॉर्क को नहीं दिखाया, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब केवल ए बी पे जो फोर्स आता आई एल बी, केवल मैंने उसको दिखाया, बस हो गया। ठीक है ना, उसको दिखाया, ये कर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इस पे तुम्हें एन टर्न्स दिए थे, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला बेटा जो है, ये एस भी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, और ये जो ओ से लेके एल तक है, ए तक, ये लेंथ भी दे रखी है। अब आपसे कहता है व्हेन देयर इज नो करंट, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हें दिया होगा। व्हेन देयर इज नो करंट इन द कॉइल, बैलेंस इज इन इक्विलिब्रियम। और जब तुम 20 मिली एम्पियर की करंट पास करते हो, ठीक, तो आपको डेल्टा एम इतना एक्स्ट्रा रखना पड़ता है उसमें, ठीक है ना, डेल्टा एम एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सुन लो। जब कॉइल में कोई करंट नहीं थी तो ये बैलेंस था सब कुछ, और जब तुम कॉइल में करंट पास करते हो 22 मिली एम्पियर की, तो तुम्हें एक्स्ट्रा लोड 60 mg का रखना पड़ता है। मिलीग्राम है, ध्यान रखना, 60 मिलीग्राम है बेटा, जो है 60 मिलीग्राम, उतना तुम्हें एक्स्ट्रा वेट रखना पड़ता है। तो तुमसे कहता है मैग्नेटिक फील्ड कितना रहा होगा यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि डेल्टा एम इंटू एल, ये जो टॉर्क बना होगा, ठीक है ना, डेल्टा एम इंटू एल जो टॉर्क बना होगा, वो सीधे सीधे एन आई ए बी, ये तुमने सुना होगा टॉर्क ये वाला आता है एन आई ए बी, ये हो गया, बस हो गया, इतना तुम्हें रखना है सिर्फ। अब यहाँ पे ए जो तुम्हें दिया हुआ है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया एस दिया हुआ है, ये हो गया, तो यहाँ से बी फाइंड करो, बस हो गया। अच्छा इसमें मैं तुम्हें ना कुछ होम असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो बेटा, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ आई एल भी रखा हुआ है, तुम खुद भी दिमाग लगाते रहना। हाँ, यहाँ पे सिर्फ आई एल भी रखा हुआ है, ये एक्चुअल में आई एल बी साइन थीटा होता है वैसे, तो तुम्हें ये दिमाग लगाना है कि थीटा ये 90 डिग्री होगा, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का होता है, ध्यान रखना बेटा, तो ये 90 डिग्री, इस पे दिमाग लगाना। दूसरा, इसी टाइप से मैंने यहाँ पे जो टॉर्क रख दिया है, ये जो टॉर्क होगा ना, तुम्हें ध्यान होगा एम बी साइन थीटा होता है बेटा, और एम जो आता है यहाँ पे वो एन आई ए आता है। तो यहाँ भी तुम्हें दिमाग लगाना है, इसका मतलब थीटा मैंने क्या रखा हुआ है, 90 डिग्री रखा हुआ है, ये इतना तुम भी थोड़ा ट्राई करके देखना। ये तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, डेल्टा एम का जो टॉर्क आएगा, इसका मतलब डेल्टा एम इंटू एल, वो मैग्नेटिक टॉर्क के इक्वल होगा एम बी साइन थीटा के इक्वल। ठीक, तो वहां से तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इसमें देखो क्या है ना, इसमें एक आई नॉट करंट फ्लो कर रही है, और एक स्क्वायर फ्रेम है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है।
और इसकी साइड तुम्हें ए दे रखी है, और इनकी जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 1.5 ए दे रखी है। तुम्हें एम्पियर फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम निकालना है, ये देख लो। अब दोबारा से देख लो, एक स्क्वायर फ्रेम है और इसमें I इक्वल टू 0.9 एम्पियर फ्लो कर रही है, लोकेटेड इन द सेम प्लेन एज ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट I नॉट इक्वल टू 5 एम्पियर, ये हो गई। द फ्रेम साइड हैज ए लेंथ A इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। द एक्सिस ऑफ द फ्रेम passing through the midpoints of the opposite sides is parallel to the wire and is separated by it by a distance 1.5 times greater than side of the frame, ये दिया हुआ। अब सुनो, ये वाले वायर और ये वाले वायर, इसमें इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन इसका मतलब फोर्स इंटीग्रेशन से निकलेगा, लेकिन ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि करंट्स अपोजिट हैं, तो ये वाले फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये और ये सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब अट्रैक्शन होगा, F1 कह लो, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब रिपल्सन होगा, F2 कह लो। लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्यों अट्रैक्शन ज्यादा होगा? बिकॉज वायर्स नजदीक हैं, तो नेट फोर्स इधर को आएगा। तो F की वैल्यू कितनी होगी? F की वैल्यू होगी F1 प्लस F2। अब तुम फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला जानते होगे ना, इस केस में वो आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 सॉरी F1 माइनस F2। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R आता है। इसका मतलब जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू लेंथ ई आ जाएगा। अब तुम देख लो इसमें F1 कितना होगा और F2 कितना होगा, लास्ट में वैल्यू पुट कर लेना। F1 कितना होगा देखो, F1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I नॉट I अपॉन R, देख लो R कितना है मीटर। ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये तो आएगी A, और ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी 2A। आई थिंक समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा फिगर देख लेना। एक तो आएगी A और एक दूसरी आएगी 2A, तो इसका मतलब R1 तो आ गई A और लेंथ हो गई A। और इसी टाइप से यहाँ पे जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I नॉट I अपॉन आपके 2A आ जाएगा इंटू A। बाकी फिर वैल्यूज तुम्हें दे रखी हैं, वो वैल्यूज पुट कर देना तो वहां से फोर्स आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें जो आपको हॉरिजेंटल टाइप के वायर्स दिख रहे हैं उसमें I नॉट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब उनमें जो फोर्सेस निकलेंगे वो इंटीग्रेशन से निकलेंगे, क्योंकि उनका जो फील्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा ना।
लेकिन वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि करंट्स अपोजिट हैं, तो इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे। बाकी एक वायर में अट्रैक्शन होगा, दूसरे वायर में रिपल्सन होगा, और अट्रैक्शन तुम्हें लग ही रहा होगा बड़ा होगा, तो इसका मतलब नेट फोर्स अट्रैक्टिव टाइप का होगा, और वो F1 माइनस F2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें ना इस टाइप से है बेटा, ये करंट है, और ये पूरा थ्रू जा रही है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्स, और इसकी इस पे जो करंट है, टोटल करंट वो आई है, और इसकी जो रेडियस है वो आर है। ये हो गया, ये आई आ गया और ये आर आ गया। अब तुमसे कहता है सेम करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन along a thin conductor located on the axis। मतलब एक करंट यहां भी है बेटा, जो है ये आई है, तो तुम्हें फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर अलोंग द एक्सिस निकालना, ये कह लोगे। पहले मैंने कभी किसी वीडियो में तुम्हें बताया था, अगर ध्यान हो बेटा, जो है किसी वीडियो में बताया था, फर्स्ट वाले में आई थिंक, मेरे ख्याल से मैग्नेटिक्स के फर्स्ट वाले में, कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये अभी हम निकाल देंगे, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इसके सेंटर में, वो इधर को आता है, इस बी को अभी हम निकाल देंगे, ठीक है, ये आता है। और मुझे इस करंट कैरिंग वायर में यूनिट लेंथ में फोर्स निकालना है, तो इसका मतलब देखो फोर्स कितना होता, फोर्स होता आई एल बी साइन 90 डिग्री, ये तुम्हें दिख ही रहा होगा, आई एल बी साइन 90 डिग्री, लेकिन मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो इसका मतलब सिंपली मुझे आई इंटू बी करना है और कुछ नहीं है। अब रह गया बी कैसे होगा। तुम्हें याद है ना, ये पहले मैंने किसी एक वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर ऐसे करंट है, ये है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर को आता है, और अगर मान लो डॉट करंट होती, ऐसे होती, तो सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर को आता है। ये हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो हमें बस ये बी निकालना और कुछ नहीं है। ये कर, तो सुन लो, आई थिंक वहां भी किया था मैंने, एक बार फिर से करवा दे रहा हूँ। ये है, यहां से हम लोग थीटा एंगल पे जाते हैं, और एक डी थीटा की स्ट्रिप लेते हैं। अब सुनो, इतने पोर्शन में जो करंट आएगी आई डैश, इसमें मैं एंगल के साथ में यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, एंगल के साथ में यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ कि पाई एंगल में आई करंट है, तो डी थीटा एंगल में कितनी करंट होगी, तो ये हो जाएगी आई अपॉन पाई इंटू डी थीटा। अब ये तुम्हें इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिख रहा होगा, ठीक है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिख रहा होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक लाइंस बनेगी वो ऐसे बनेगी, तुम्हें दिख रहा होगा इस टाइप से, ये कह लो। तो यहाँ पे डीबी इधर को आएगा,
और इसके बिल्कुल अपोजिट जो सेक्शन मिलेगा उसमें दिमाग लगाना, उसमें डीबी इधर को आएगा। अगर मैं यहाँ पे लूंगा उसी टाइप का सेक्शन लूंगा तो तुम उसमें अप्लाई करके देखना, ये होगा ना बेटा, ये चल रहा है देखो, ये ऐसे चलेगा तो इधर को आएगा। अब थोड़ा एंगल और देख लेते हैं, देखो थीटा 90 माइनस थीटा थीटा। अब मैंने आपको बताया था डीबी के जो कॉस थीटा कंपोनेंट्स होंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब डीबी के जो साइन थीटा कंपोनेंट्स होंगे वो इंटीग्रेट होकर नेट फील्ड इधर को बनाएंगे। ये हो गया, बी इधर को आ गया, तो बी कितना आ गया देखो, बी आ गया इंटीग्रेशन डीबी साइन थीटा। इसको हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट कर देना बस। या तुम कह सकते हो कि हाफ रिंग के लिए डीबी के साइन थीटा कंपोनेंट्स को सबको ऐड कर देना। क्यों? डीबी के साइन थीटा कंपोनेंट्स को ऐड कर देना। तो जब मैंने यहाँ पे कहा है कि हाफ रिंग के लिए मुझे सबको ऐड करना है, तो मैंने 2 डीबी साइन थीटा नहीं किया है, ध्यान रखना बेटा, जो है केवल डीबी साइन थीटा किया हुआ है। तो हाफ रिंग के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री टू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। हाफ रिंग के लिए चल रहा है बेटा, ध्यान रखना। अब डीबी कितना हो जाएगा? डीबी हो जाएगा इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका मतलब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डैश अपॉन आर, तुम जानते होगे। और यहां से जो आर होगा वो एक्चुअल में रेडियस के इक्वल होगा ना, ये रेडियस के इक्वल होगा ना, ये किलोमीटर होगा। तो यहां से तुम बी की वैल्यू निकाल लो। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर को आएगा, और एक्सिस में एक डॉट करंट रखी है, तो तुम्हें उसमें पर यूनिट लेंथ फोर्स निकालना था। नहीं है, पर यूनिट लेंथ फोर्स निकालना था। तो फोर्स का फॉर्मूला बनता आई एल बी साइन 90 डिग्री, लेकिन मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो सिर्फ आई इंटू बी हो गया क्या? तो बी निकालना था, जो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें काफी हद तक क्लियर ही तुम्हें दिख रहा होगा। तुम्हें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, बाकी सब दिख ही रहा होगा। कुछ नहीं, बस तुम यहाँ से x डिस्टेंस पे चले जाओ और एक dx की स्ट्रिप ले लो। तो इतने पोर्शन में करंट कितनी आ जाएगी? आई कह दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगी I2 अपॉन बी इंटू डी एक्स हो जाएगी। क्यों? ये हो गई। और तुम्हें फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका फॉर्मूला तुम जानते होगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर होता है। क्यों? फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला होता है। तो अब आप देखो कि मैं इसमें और इतना जो पोर्शन है इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहा हूँ। तो डी कह दे रहा हूँ, छोटा सा होगा, बिकॉज डी ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ये कितना हो जाएगा देखो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू आई अपॉन एक्स आ गया। क्यों? ये आ गया। और आई मैं बता ही चुका हूं कि आई कितना होगा, I2 अपॉन बी इंटू डी एक्स। इसका मतलब अगर तुम्हें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो फिर इसको इंटीग्रेट कर दोगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन बी
dx अपॉन x, इसको इंटीग्रेट कर दोगे और x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? तो x की लिमिट a से स्टार्ट होंगी और वो a प्लस बी तक जाएंगी। क्यों? x a से a प्लस बी तक जाएंगी, तो ये आ जाएगी x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a प्लस बी। ये हो गया। देखो यही आ रहा होगा, ये 4 से कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे 2 भी है बेटा ऊपर। ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, सो दैट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी वो दोनों की सेम हो। तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। और मैग्नेटिक फील्ड में वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होती है। आई थिंक ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है और मैग्नेटिक फील्ड में बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होती है। तो दोनों इक्वल दे रखी है बस, हो गया। और तुम्हें ई निकालना है, समझ गए ना? यू ई और यू बी इक्वल दिए हुए, तो यहां से ई निकाल लेना। अच्छा, इस टाइप की प्रॉब्लम है ना, कई बार तुम्हें जैसे ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो रादर कि आप एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू रखो, इसको सीधे सी लिख देना जो है, समझ गए ना? वैसे तो तुम एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू जानते हो, लेकिन बजाय उसके तुम सीधे सीधे क्या कर सकते हो, 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को कितना रख दोगे? सी रख दोगे। इस टाइप की प्रॉब्लम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें ना एक चार्ज रिंग है बेटा, ये और इसकी रेडियस ए दे रखी है। और इसको तुम ओमेगा से घुमा देते हो, तो यहां पे एल इक्वल टू ए पे तुम्हें यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इसने यू ऑफ एम लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। दोबारा से देख लो, एक चार्ज रिंग है, ठीक है, एक चार्ज रिंग है और उस पर मान लो चार्ज क्यू है, उसको तुम ओमेगा से घुमा देते हो और उसकी रेडियस ए दे रखी है। तो एक्सिस में ए डिस्टेंस पे, ठीक है, एक्सिस में ए डिस्टेंस पे तुम्हें यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका मतलब तुमसे ये पूछा हुआ है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट अपॉन ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 और 2 तो हो गए कैंसिल। चलो, तो अल्टीमेटली क्या पूछा हुआ है देखो, बी अपॉन ई, एक तो स्क्वायर स्क्वायर हो गया, और ये आ रहा है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो इसका मतलब इंटू सी स्क्वायर। ये तुमसे पूछा हुआ कितना होगा, समझ गए ना? बी अपॉन ई का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये कुछ तुमसे ये पूछा हुआ कितना होगा। अब चलते हैं ई कितना होता है देखो।
ई तुम जानते होगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सिस में, क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 होता है। यहाँ पे आर ए के इक्वल दिया हुआ है और जो एक्स है वो एल है और वो भी ए के इक्वल दिया हुआ है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये हो गया। और बी कितना होता है याद करो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 होता है। अब नंबर ऑफ टर्न तो यहाँ पे 1 है। करंट का मैंने पहले फॉर्मूला दिया हुआ है, Q इंटू एफ होता है, और जो एफ की वैल्यू होती है वो ओमेगा अपॉन 2 पाई होती है। तो बस हो गया, ये रखते ना, ई और बी की ये वैल्यूज रखते ना, तो इसमें कई चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे Q कैंसिल हो जाएगा, और मेरे ख्याल से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ई और बी की वैल्यू रखते हैं फाइन। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक चार्ज रिंग है जिसकी रेडियस तुम्हें ए दे रखी है, उसको तुम ओमेगा से घुमाते हो और उसकी एक्सिस में L इक्वल टू ए डिस्टेंस पे, ठीक है, उसकी एक्सिस में L इक्वल टू ए डिस्टेंस पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, उसका रेशियो निकालना था। ये क्या, अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है ना, देखो एक ये है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रही है और इसकी रेडियस b दे रखी है। और इसके सेंटर में एक a रेडियस का लूप दिया हुआ है और a तुम्हें वेरी वेरी लेस देन b दिया हुआ है, ध्यान रखना। और इसमें I1 करंट पास कर रही है और इन दोनों के प्लेन्स में थीटा एंगल बन रहा है। तो तुम्हें दोनों की u निकालनी है, u कितनी होगी। अब क्वेश्चन देख लो तब तो अपने आप समझ में आएगा। फाइंड इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है, u। 2 लूप्स हैं, I1 और I2 कैरी कर रहे हैं, a और b उनकी रेडियस है और सेंटर्स ऑफ द लूप सेम पॉइंट पे है, लेकिन उनके प्लेन थीटा एंगल पे ये। तो आप ये देखो कि I2 का जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ, I2 का यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, वो म्यू नॉट एन I2 अपॉन 2b, ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगेन n की वैल्यू 1 होगी। एक तो ये आ गया। अब इस पे आ जाओ, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो n, सॉरी अंदर वाले पे I1 करंट है, n I1 इंटू ए होगा, अगेन n की वैल्यू 1 होगी और a का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई a स्क्वायर होगा। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। और उसके बाद सिंपल है कि दोनों के प्लेन्स में थीटा का एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब m वेक्टर और b वेक्टर के बीच में वो भी थीटा एंगल होगा। तो लास्ट में तुम जानते होगे u की वैल्यू क्या होती है, बताओ। u की वैल्यू होती है
माइनस एम बी कॉस थीटा, ये रख देना बस। एम कितना था सुन लो, I1 पाई ए स्क्वायर, बी कितना था म्यू नॉट एन आई 2 अपॉन 2b। मेरे ख्याल से ये था, क्यों देखो जरा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2b, और ये हो गया I1 पी ए स्क्वायर, ये हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमने काफी किया होगा। प्रोटॉन है, इतने वोल्ट से एक्सीलरेट है होके यहाँ पे एंटर करता है बेटा जो। तो पहली बात तो तुम जानते होगे, इसका v निकाल लोगे ना, v इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट 2q/v/m। और मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, और तुम्हें dv दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ है 0.51 टेस्ला। अब ये सर्कुलर पाथ स्टार्ट हो जाता है ना, इसके बाद तुम जानते हो कि सर्कुलर पाथ स्टार्ट हो जाता है। तो तुमसे कहता है ये अपने पाथ से कितना डेविएट कर गया, अल्फा पूछा हुआ है। ज्यादातर बुक्स में तुम्हें ये क्वेश्चन मिलता ही होगा, फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्या होता था। आप देखो ये टेंजेंट है, और ये सर्कुलर पाथ स्टार्ट हुआ, तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो सेंटर से पास होगा। फिर ये टेंजेंट है, ये सर्कुलर पाथ है, तो ये भी सेंटर से पास होगा। इसका मतलब यहाँ कहीं सेंटर आ जाएगा, क्यों, और ये सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई, और ये डी है, और अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा, क्यों, ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा साइन अल्फा, वो d/r हो जाएगा, क्यों, साइन अल्फा वो d/r हो जाएगा, और r तुम जानते होगे, फिर mv अपॉन bq, ये रख लोगे। मास प्रोटॉन का रखोगे, b मैंने तुम्हें ये दिया ही है। अच्छा वैसे r की एक और वैल्यू भी आती है ना, तुम्हें याद होगा बेटा जो है, चलो ऐसे ही कर लेना, ठीक है। r इक्वल टू एम बी अपॉन बी क्यू, पूरा लिख दे रहा हूँ देखो, एम बी का मतलब पी अपॉन बी क्यू, पी का मतलब √2km अपॉन बी क्यू, और k तुम जानते होगे फिर q इंटू वी, इस टाइप से भी आती है ना, अगर देखोगे तो ये हो गया बेटा जो, क्यों, पूरा अगर फॉर्मूला देखोगे तो r इक्वल टू एम बी अपॉन बी क्यू ऐसे चलता है, ठीक। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन अल्फा तुम्हारा हाफ आ जाएगा, इसका मतलब अल्फा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो आपको ज़्यादातर बुक्स में मिलता ही है, ठीक। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, और अगले वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक्स कंप्लीट कर देंगे। सो टिल देन थैंक यू।